कैसे हैं सभी। आप सुन रहे हैं बिटकॉइन सीखो का पहला एपिसोड। यहाँ पे हम बात करेंगे बिटकॉइन और उससे जुड़े हुए विषयों पर, जैसे कि क्रिप्टोग्राफी, प्राइवेट की क्या होती हैं, पब्लिक की क्या होती हैं, पैसा क्या होता है, हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी है। कोशिश करूँगा कि ये सरल भाषा में आपको बताऊँ इसके बारे में। तो इससे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं ना ही तो बिटकॉइन का विशेषज्ञ हूँ, ना ही मैं पैसों का विशेषज्ञ हूँ। बस मैंने जो कुछ सीखा हुआ है वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। और भी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये यहाँ पे कोई आर्थिक सलाह नहीं दी जाएगी। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, जैसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। क्योंकि बिटकॉइन आज अगर $30,000 पे है तो कल को वो $2,000 पे भी गिर सकता है। आप समझदारी से अपना पैसा चुनें। और आज का एपिसोड जो होगा वो होगा बिटकॉइन क्या है और पैसा क्या है। हम इस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बात करेंगे, क्योंकि हम ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो हम आगे के एपिसोड्स में भी हम इसे दोबारा दोहराएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको सरल तरीके से ये सब कुछ समझाया जाए। तो आज आगे चलते हैं और बात करते हैं बिटकॉइन क्या है। पर बिटकॉइन को समझने से पहले हमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो समझनी चाहिए वो है पैसा। पैसा आखिर क्या है, और पैसे को समझने के लिए हमें पैसों के इतिहास को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम मानव वैज्ञानिक जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं उनकी बात माने तो बार्टर सिस्टम से पैसा नहीं शुरू हुआ है। बार्टर सिस्टम जिसे हम लेन देन भी कहते हैं, अदला बदली भी कहते हैं, वो मूल नहीं है। जैसे कि अगर मेरे पास सेब हैं और आपके पास संतरे हैं, मुझे संतरे चाहिए तो मैं अपने सेब आपको दे देता हूँ और उसके बदले में आप मुझे अपना संतरा दे देते हैं। तो इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। मानव वैज्ञानिक खास करके जो डेविड क्रेबर हैं, उनका कहना है कि ये सिस्टम इतना कामयाब नहीं है। जी, यहाँ पे एक मैं आर्टिकल दिखाता हूँ, उसमें ये लिखा हुआ है अटलांटिक पे। आर्टिकल का शीर्षक है द मिथ ऑफ द बार्टर इकोनॉमी। सो इसमें लिखा है कि इमेजिन लाइफ बिफोर मनी, से यू मेड ब्रेड बट यू नीडेड मीट, but what if the town butcher didn't want your bread? You'd have to find someone who did, trading until you eventually got some meat. तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए आपके पास रोटी है और आपको मांस चाहिए। आप कसाई के पास जाते हो पर उसको आपका ब्रेड नहीं चाहिए, आपकी रोटी नहीं चाहिए। तो क्या करोगे? आप किसी और को ढूंढोगे जो आपसे सौदा करने के लिए तैयार है, आपकी रोटी लेने के लिए तैयार है, और उसके बदले कोई ऐसी चीज़ दे जो आप किसी और से जाके फिर से वो जो कि जो ट्रेड है, जो सौदा है, करें और तब तक करते रहे जब तक आपको वो मांस ना मिल जाए उस कसाई से। ये थोड़ा एक काफ़ी पेचीदा सिस्टम है। ओके, यहाँ पे एक और उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है इस राइटर ने, और उसमें लिखा है कि no academics I've talked to were aware of any evidence that barter was actually the precursor to money, despite the story's prevalence in economics textbooks and the public's consciousness. तो वो कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी विशेषज्ञों से बात की है, काफ़ी जो कि एकेडमिक्स जो स्कॉलर्स हैं उनसे बात की है। तो उनसे जब बात करते हैं तो कहता है कि हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जो बार्टर सिस्टम था वो पैसे से पहले शुरू हुआ था। पर हमें जब हम किताबों में देखते हैं, इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं, और लोगों के जहन में भी अगर किसी से भी आप बात करो जिसको पैसे के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता है, उनसे बात करो तो वो यही कहते हैं कि हाँ जी, बार्टर सिस्टम पहले शुरू हुआ था। तो मेरे हिसाब से बार्टर सिस्टम पहले नहीं शुरू हुआ था। तो हम आगे बात करेंगे कि ये कैसे शुरू हुआ। अगर हम देखेंगे
1 लाख साल पहले क्या हुआ था और क्या हो रहा था, तो वो कहानी कुछ अलग है। मान लीजिए आप शिकार करके लौटे हैं और अपने घर वापस आए और आपके पास काफ़ी मांस है शिकार करने के बाद। तो आपका पड़ोसी आपके पास आता है और कहता है कि यार मुझे थोड़ा सा मांस चाहिए। आपने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं इतना इसका करूँगा क्या। तो आपने उसको मांस बांट दे दिया और आपने और लोगों को भी मांस दे दिया, क्योंकि आपके पास पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो आप उतना ही रखेंगे जितनी आपको आवश्यकता है। तो इस तरह आपने क्या किया कि जब आपने उस पड़ोसी को आपने मांस दिया, तो आपने दिमाग में ये लिख लिया, एक दर्ज कर लिया, एक तरह से उधार दिया। ये उधार की प्रणाली चली पहले। तो आपने उसको मांस दे दिया और आप आशा रखते हैं कि भविष्य में वो पड़ोसी आपको उस मांस के बदले कोई ऐसी चीज़ दे जो आपको चाहिए। जैसे कि उस मांस के बदले में कुछ और चीज़ दे दे। तो आपने क्या किया, एक दिमागी खाता, जैसे दिमाग में आपने लिख लिया कि ये बंदा मेरे से ये चीज़ उधार में ले गया। तो ये प्रणाली चली, काफ़ी देर तक चली, कम से कम 75,000 साल तक ये हम प्रणाली इस्तेमाल करते थे। पर इसमें भी थोड़ी कमियाँ थी, क्योंकि अगर आप भूल गए कि आपने किसी को उधार दिया तो आप घाटे में हो गए। तो इस वजह से ये ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती थी इसकी, क्योंकि आप इसके द्वारा कहीं और नहीं जाके आप व्यवसाय कर सकते थे। आप आपके कबीले में ही के उसके दायरे में ही रह के आप काम कर सकते थे। तो इसे हम, जैसे मैंने कहा था कि ये दिमागी खाता या उधार की प्रणाली है। अंग्रेज़ी में इसको सब्जेक्टिव लेजर भी कहते हैं, सब्जेक्टिव लेजर। सो ये एक फिज़िकल लेजर नहीं था, एक खाता नहीं था, एक बस दिमागी खाता था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे कि उधार के बाद कौन सी ऐसी प्रणाली चली जिससे हम एक दूसरे से व्यापार करते थे। तो उसके बाद जो प्रणाली थी उसको कहते हैं हम वस्तु खाता, जैसे कि कलेक्टिबल्स भी कह लेते हैं, जिसमें मान लीजिए एक दिन आपके पास फिर से वो पड़ोसी आ गया और कहता है कि मुझे लकड़ी चाहिए चूल्हा जलाने के लिए। तो आपने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ। और जब वो लेके वो जा रहा था, उसने आपको एक कांच का मनका दे दिया। और कांच का मनका दे के आपने कहा मैं इससे क्या करूँगा, इस कांच के मनके से। वो कहता है इससे कुछ करना नहीं है, बस अपने पास रखना है। ये आप मेरे और तुम्हारे बीच में एक खाते की तरह एक हिसाब रखने का ज़रिया है। तो तुम्हें भी पता होगा कि मैंने तुमसे क्या उधार लिया और कब उधार लिया। उस मनके को हम रख लेंगे और वो एक तरह का एक खाता बन जाता है। तो इस प्रकार की काफ़ी ऐसी चीज़ें आई जो कि लोगों ने तरह तरह की चीज़ें, वस्तुएं इस्तेमाल की, जैसे कि कौड़ी, नमक, एक पैसों के रूप में काफ़ी लोगों ने इसे इस्तेमाल किया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये बहुत ही प्रिमिटिव कहता है, जैसे इंग्लिश में, थोड़ा सा क्रूड टाइप का फॉर्म था पैसों का। तो लोग कांच के मनके यूज़ करने लगे, कई लोग कौड़ी, और जैसे हमने बात की नमक। तो अलग अलग जैसे मान लीजिए कि अलग अलग सोसाइटीज़ में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग पैसा वो इस्तेमाल करने लगे। और वो ऐसा पैसा इस्तेमाल करने लगे जो कि वहाँ पे आम तौर पे मिलता नहीं था। जैसे कि मान लीजिए आप समुद्री तट से दूर हो, काफ़ी दूर हो, तो आप इतनी आसानी से कौड़ी शेल, जो कौड़ी होती है, जैसे कि यहाँ पे आप
अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो या स्पॉटिफाई पे देख रहे हो तो आप देख सकते हो ये इमेज, ये तस्वीर है कौड़ी शेल की, तो उसका प्रयोग करते थे। तो वो वहाँ पे दुर्लभ चीज़ है, तो वो ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते थे कि जो थोड़ी मुश्किल हो। अगर आप ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु इस्तेमाल करते हैं जो कि आम तौर पे मिल जाए, तो उससे क्या होता है कि आप उधार में मिलावट कर सकते हैं, आप पैसे में मिलावट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर वो जो मेरा पड़ोसी था जो लकड़ी लेके गया था, उसने मेरे को एक कांच का मनका दिया, और अगर मेरे पास कांच के मनके बनाने का तरीका आता है मुझे, मैं उस उधार को मैं बढ़ा सकता हूँ। तो मैं मिलावट कर सकता हूँ उस खाते को, उस खाते से मैं छेड़छाड़ कर सकता हूँ। तो इसीलिए इंसान ऐसी चीज़ ढूंढता है जो कि दुर्लभ है, ताकि ये खाते के साथ मिलावट ना हो। तो ये प्रणाली 20,000 साल तक चली, पर अगर आगे देखते हैं कि क्या हुआ, क्या वजह थी, इसको हम ज़्यादा देर नहीं चला सके। पर 20,000 साल काफ़ी लंबा समय है, पर फिर भी वो फिर से अपने आसपास के इलाकों तक ही सीमित रह चुके थे। क्योंकि अगर मेरे इलाके में मान लीजिए कि नमक प्रचलित था और आपके इलाके में कौड़ी प्रचलित थी, तो आप क्या करोगे? मैं आपसे ये ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, ये मैं व्यापार नहीं कर सकता हूँ आपसे, तो मुश्किल आ जाती। तो हमें एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी जो कि एक तो दुर्लभ हो, और दूसरी चीज़ ये कि सब उस पे राज़ी हों कि हाँ भाई ये एक तरह का पैसा है। और वो चीज़ जो उभर के आई, वो वस्तु जो उभर के आई, वो थी धातु, जैसे कि सोना, चांदी। ख़ास करके हम आज अब बात करेंगे सोने के बारे में। सोना दुर्लभ था, इसीलिए हमें सोना पसंद था, क्योंकि मैं सोने को, जैसे कि अगर आप दो धातुओं को मिला के एक नई धातु बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं, पर वो सोने में कामयाब नहीं है, वो आप नहीं कर सकते, सोने के साथ वो नहीं कर सकते हैं। और सोना एक टिकाऊ पैसा भी था, क्योंकि अगर आप सोने को आप अगर ज़मीन में भी गाड़ देते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है, तो काफ़ी देर तक चलता है सोना, काफ़ी टिकाऊ है। और इसे बनाने में जैसे कि इसे खोदने में भी काफ़ी समय लगता है, इसे आप आसानी से नहीं बना सकते, तो उसमें थोड़ा श्रम लगता है, थोड़ा आपका समय लगता है, थोड़ा आपका मेहनत लगती है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं पैसों के लिए। अगर कोई भी इंसान पैसे को आसानी से बना ले तो उसका मूल्य वो घट जाता है, क्योंकि आप बिना मेहनत करे, बिना अपना समय दिए आप पैसा कमा सकते हो। अगर ये आप पैसा बना सकते हो, तो जो मेहनत कर रहा है, जो अपना समय दे रहा है, वो उसकी जो मेहनत है उसमें मिलावट हो रही है। मैं मिलावट कर रहा हूँ। अगर मैं मान लीजिए जाली पैसे बना लेता हूँ या नोट छाप देता हूँ, तो वो एक तरह से किसी और के जेब से चोरी हो रही है, क्योंकि मैं उसके मेहनत को मैं उससे मिलावट कर रहा हूँ। तो सोना एक ऐसी चीज़ थी जिससे उस समय पे उस समय तो ये काफ़ी दुर्लभ चीज़, अभी भी दुर्लभ है, पर लोगों ने काफ़ी इस्तेमाल किया है इसका। 5,000 साल से हम इसे देखते आ रहे हैं कि काफ़ी जैसे कि राजाओं ने इसे इस्तेमाल किया, काफ़ी सरकारों ने इसे इस्तेमाल किया, पर धीरे धीरे अगर आप देखते हैं तो सोने का भी केंद्रीकरण होने लगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, अगर आपके पास सोना है,
आप उसको एक तिजोरी में, जैसे कि ये बैंक की तिजोरी में या बैंक के साथ आप उसको जमा कर देते हो, तो वो क्या करते हैं उसके बदले में आपको एक रिसीट दे देते हैं कि हाँ भाई ये सर्टिफिकेट है, इतना सोना आपने जमा किया, मान लीजिए आधा से किलो, उसकी रिसीट बना देते हैं और उस रिसीट को आप पैसे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको घर ख़रीदना है या कुछ ख़रीदना है और एक जगह से दूसरी जगह पर आपको पैसे भेजने हैं तो या पैसे लेके जाने हैं, तो इतना सोना आप लेके जा नहीं सकते हो, आपकी जान को भी ख़तरा है। और सोना भी काफ़ी भारी चीज़ होती है। अगर आप थोड़ा बहुत ले जाते हैं, अगर जेब में डाल के ले जाते हैं तो वो ठीक है, उससे आप उससे कोई दिक्कत नहीं आती। अगर काफ़ी बड़ी रकम है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो रिसीट्स, जैसे कि मैंने कहा कि सोने की रिसीट्स थी, जैसे कि आप उससे कुछ ख़रीद भी सकते थे। तो ये सिस्टम शुरू हुआ और बैंक्स धीरे धीरे इस पर भी उन्होंने काफ़ी केंद्रीकरण कर दिया। क्योंकि अगर आप आधा किलो सोना जमा करते हैं और उसके बदले में बैंक चाहे तो 1 किलो की रसीद भी बना सकते हैं। अगर आपको आधा किलो की रसीद दे दी, मुझे आधे किलो की रसीद दे दी, पर मुझे ये नहीं पता है कि बैंक में कितना सोना है। तो ये जैसे कि फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम भी धीरे धीरे इसमें आने लगा और सरकारें भी नोट छापने लगी इस सोने को अपने तिजोरी में रखे, उसके बदले में नोट्स छापने लगी। पर आगे जाके ये कुछ बदल गया, खासकर 1971 में, 1971 में अमेरिका, जो कि विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक ऐसी आर्थिक जैसे कि मॉनेटरी सिस्टम था उनका, कि उनके पास काफ़ी पैसे थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी एक्सपोर्ट्स की उस समय विश्व युद्ध में। तो उनको सोना क्योंकि उस समय सोना एज ए ग्लोबल करेंसी, ऐसे विश्व की मुद्रा थी, तो वो सोना लेते थे और उसके बदले में एक्सपोर्ट करते थे, जैसे कि इक्विपमेंट हो गई या मिलिट्री इक्विपमेंट हो गई। पर बाकी देश कर्जाई हो गई थे एक तरह देखा जाए तो। जो यूरोप में जो ये जंग चली थी, उनके पैसे काफ़ी, जैसे जर्मनी के पास भी पैसे कम पड़ गए, फ्रांस भी कर्जाई हो गया था, इंग्लैंड भी देखे, तो ये सारा पैसा इनके पास चला गया, अमेरिका के पास। और अमेरिका ने क्या किया, उस सोने के बिना पे उन्होंने अपने डॉलर छापने शुरू किए। और ये एक दुनिया का, ये जो डॉलर है, यूएस का डॉलर है, दुनिया का रिज़र्व करेंसी बन गया धीरे धीरे। तो पर उन्होंने 1971 में ये जो वायदा था वो वापस ले लिया कि अगर आपके पास $10 हैं, आप बैंक में जाओ, उस $10 के बदले में आपको सोना मिलेगा। $10 के अगर आप मान लीजिए उस समय पे 1 ग्राम सोना मिलता था, तो वो बैंक आपको सोना उसको आपको दे देती थी। पर आज अगर आप बैंक जाओगे तो वो कुछ भी नहीं देंगे आपको उस पैसे के बदले में। तो वो उन्होंने वो जो वायदा किया हुआ था वो तोड़ दिया। तो उसे हम कहते हैं फियाट मनी। फियाट मनी जो सरकार इशू करती है, आजकल इशू करती है, किसी भी देश में देख लीजिए, भारत में देख लीजिए, आप अमेरिका में देख लीजिए, आप फ्रांस में देख लीजिए, या आप चाइना में देख लीजिए, ये सभी देशें फियाट करेंसी को प्रिंट करती हैं, क्योंकि उन्होंने सोना अपने रिज़र्व में, अपने भंडार में नहीं रखा हुआ है। अगर रखा हुआ भी तो उसके बदले में वो नोट नहीं छापते। नोट की छपाई जो आपके भंडार में है, जो सोना है, उससे कई गुना ज़्यादा वो करते हैं, छापते हैं। और उससे क्या होता है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये हैं
और मार्केट में सरकार 5,000 रुपये छाप देती है बिना कुछ किए, तो वो क्या कर रहे हैं, वो मेरी मेहनत से थोड़ा चुरा रहे हैं। मेरी मेहनत पिघल रही है एक तरफ से बर्फ़ की तरह। तो एक इन्फ्लेशन एक तरह से आप कह सकते हैं एक तरह से चोरी भी है, क्योंकि मुझे अगर मान लीजिए मैं रिटायर होना चाहता हूँ अगले 10 सालों में, तो मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मुझे और ज़्यादा समय अपना लगाना पड़ेगा काम में, ताकि मैं इतने पैसे कमा लूँ। क्योंकि अगर पैसे इन्फ्लेशन की तरह अगर मिलावट भी होती है, तो शायद मैं 10 साल बाद रिटायर होके अपना खर्चा चला सकूं। पर अगर या इस फियाट सिस्टम में कोई रोक टोक नहीं है कि आप कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि सरकारें जितना चाहें वो छाप सकती है, और कैसे एक तरह से वो एक माहौल सा बना देते हैं जिसमें उनको ये फंस जाते हैं कि ये सरकारें उनको और कोई ज़रिया दिखता नहीं है, जैसे कि बिना नोट छापे वो गुजारा अपना नहीं कर सकते हैं। तो अंत में वो आम इंसान जो होता है उस पर यह असर पड़ता है। इसीलिए 2008 में सतोशी नाकामोटो ये एक ऐसा शख्स है जिसने ये बिटकॉइन का वाइट पेपर को रिलीज़ किया था। तो वो चाहते थे कि एक ऐसी मुद्रा आए जिससे कि ये जो हमारे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, जिसमें काफ़ी लोगों का पैसा डूबा, तो वो चाहते थे कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये आम इंसान पे बहुत बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया पैसों के सर पे चलती है। जैसे कि कहते थे कि वो पहिए हैं, पैसा जो इकॉनमी है, ग्लोबल इकॉनमी है, उसके पहिए हैं। वो उसको ग्रीस करता है, उसको तेल, जैसे आपने एक चक्के को तेल लगा दिया और वो अच्छी तरह घूमता है। हाँ, अगर ये किस तरफ ये चक्का, अगर वो अलग बात है कि ये किस चक्का पीछे को घूम रहा है या बहुत धीरे धीरे घूम रहा है, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें आगे को बढ़ाए, पर इस पैसे की वजह से काफ़ी लोग पीछे रह गए हैं। जैसे काफ़ी लोग गरीब हैं, काफ़ी लोगों की मेहनत छिन रही है उनसे। तो पैसों में काफ़ी जैसे कि कह देते हैं कि खामियां हैं, उसको पूरा करने के लिए बिटकॉइन आया हुआ है। तो अगर आप देखें कि ये जो फियाट करेंसी है, जो हमारी मुद्रा है, ये काफ़ी सदियों से चल रहा है। जैसे मान लीजिए अगर कोई देश की करेंसी है, वो काफ़ी दशकों से चलती आ रही है। कई ऐसी भी मुद्राएं हैं जो सदियों से चल रही आ रही हैं, पर उनका हश्र यही हुआ जैसे बाकी फियाट करेंसीज़ का हुआ था। जैसे कि हम जयोजी, जो चाइनीज़ सोंग डायनेस्टी की जो उनका राज्य था 10वीं सदी में, और अगर आप देखते हैं पेपर मार्क जर्मन वेमर रिपब्लिक का जो 20वीं सदी का 20वीं सदी का पैसा था, तो उनका भी यही हश्र हुआ कि आज वो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसकी मेन वजह ये क्या है कि वो लोग इतना पेपर प्रिंट करते थे, इतना पैसा प्रिंट करते थे कि वो खुद अपने इकोनॉमी को, अपने आर्थिक अर्थव्यवस्था को डुबोते थे। और यही वजह थी कि बाकी के जितने भी और फियाट करेंसीज थे, उनका भी हश्र यही था कि कोई रोक टोक नहीं थी, कोई उस पे लिमिट नहीं था कि कितना पैसा प्रिंट कर सकते हैं और अंत में नतीजा यही होता है कि वो कोलैप्स हो जाते हैं, वो ढह जाते हैं। ये जो मॉनेटरी सिस्टम है,
ये कामयाब नहीं है अगर इस तरह चलते जाएं। तो इसीलिए सतोशी नाकामोटो ने ये एक सॉफ्टवेयर लॉन्च की, एक प्रोटोकॉल लॉन्च की, जिसमें कि हमें किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ता। जैसे कि अगर मैं अपनी आर्थिक मूल्य, इकोनॉमिक वैल्यू अगर मैं आपको भेजना चाहता हूँ, तो मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ना ही मुझे बैंक के थ्रू जाने की ज़रूरत है, ना ही कोई सरकार के थ्रू जाने की ज़रूरत है। और आप अब उस दूसरी तरफ बिटकॉइन रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हमें जैसे कि पैसा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि पैसा हमने देखा था कि सोना जैसे हमने प्रयोग किया था 5 साल से कर रहे हैं, 5,000 साल से कर रहे हैं, तो वो किसी सरकार ने नहीं चलाया था। हमने और आपने मिलकर एक समझौता किया था कि हाँ, हम सोने को पैसे की तरह इस्तेमाल करेंगे। हमने उस सोने को वैल्यू दी और उस वैल्यू को हम ट्रेड करने लगे। इसी तरह हम कांच के मनकों को भी इसी तरह हमने चुना। तो हमारा पैसा भी हम खुद चुन सकते हैं। सरकारों को बताने की ज़रूरत नहीं है, सरकारों को एक डिक्री देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक लॉ बना दिया, अगर मैं चाहूँ, मैं अपना टैक्स चाहूँ, तो मुझे या तो डॉलर में देना पड़ेगा या रुपये में देना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आप कहाँ रह रहे हो। तो मैं उसमें उसको चुन नहीं सकता हूँ। या मान लीजिए टैक्स की छोड़ दीजिए, या कुछ और भी है, कुछ ख़रीदना है, तो वो मुझे कानून आदेश नहीं देता है कि मैं कोई और चीज़ इस्तेमाल करूं पैसों के लिए। तो ये भी एक बड़ी बात हो जाती है कि आपका पैसा, आपकी मेहनत और आपका समय जो जाता है, उसमें आपका कोई हिस्सेदारी नहीं है। अगर आप कुछ कहते हैं कि आप किसी चीज़ को मानते नहीं हैं कि ये गलत हो रहा है, पर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ बनी है जो आपको अपने पैसों पे कंट्रोल देता है, और ये एक डिजिटल करेंसी है जो कि इंटरनेट के लिए बनी हुई है। तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। हम आगे एपिसोड्स में इसके बारे में बात करेंगे। मैं ज़्यादा इस एपिसोड को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा। तो आगे हम बात करेंगे कि बिटकॉइन का जन्म कैसे हुआ और हमें इसकी क्या ज़रूरत है। जैसे हमने बात की कि ये आपको जैसे कि केंद्रीकरण से रोकता है, आपको फुल कंट्रोल देता है कि आप किसी को भी जब भी मूल्य कुछ भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। आपको 2 दिन 3 दिन नहीं रुकना पड़ता है, और इसकी फ़ीस भी ठीक होती है। तो ये सभी चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए मुझे सोना किसी को देना, अगर मैं भारत में बैठा हूँ और आप अमेरिका में बैठे हैं, मुझे सोना आपको भेजना है तो बहुत मुश्किल है। या तो आप डाक राही भेजेंगे, या तो आप खुद लेके जाएंगे। तो ये जो मूल्य का आदान प्रदान है वो काफ़ी धीमा पड़ जाता है। और बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जिस काफ़ी दुर्लभ है, क्योंकि इसकी जब इसका निर्माण हुआ था, सतोशी नाकामोटो ने सिर्फ 21 मिलियन सतोशी बिटकॉइन ही बनाए हुए हैं। तो अगर आप किसी को पूछोगे कि कितना पैसा है हमारे देश में, तो उसका हिसाब एक तरह से रख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैसा दुर्लभ नहीं है, एक तरह से दुर्लभ नहीं। वो और भी बन सकता है। आजकल तो बहुत ही आसान है बनाना। जैसे कि उन्होंने कंप्यूटर पे कमांड दिया, दूसरी तरफ करोड़ों रुपए मार्केट में आ जाते हैं। तो बिटकॉइन पे ये आप नहीं कर सकते हो। बिटकॉइन को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, कंप्यूटर की मेहनत लगती है, बिजली लगती है, और वो सिक्योर है। एक सिस्टम है जो कि क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। तो वो भी इस नेटवर्क को सिक्योर करता है।
हम और आप जैसे लोग भी सिक्योर करते हैं। जब आप अपना नोड रन करते हैं, आप कंप्यूटर पे अपना बिटकॉइन प्रोग्राम चलाते हैं, तो वो पीयर टू पीयर है, जिसका मतलब है कि मेरा कंप्यूटर आपकी कंप्यूटर से बात करता है और आपका कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर से बात करके एक दूसरे से जो इन्फॉर्मेशन है वो आदान प्रदान होती है। तो ये काफ़ी दिलचस्प टॉपिक है और मेरे हिसाब से बिटकॉइन काफ़ी दूर तक जा सकता है। तो ये अभी सोशल एक्सपेरिमेंट है, एक तरह का प्रयोग चल रहा है। तो अगर ये प्रयोग कामयाब हो गया तो बहुत सुधार आएगा। तो मैं बस इतना ही कह के अभी ये एपिसोड यहाँ पे समाप्त करूँगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर बताइए कि अगर कोई खामियां हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए। मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आप ट्विटर पे हैं तो वहाँ पे जुड़िए, शेयर करिए और सबको बताइए और पढ़ते रहिए, ये ज़रूरी है। आप मेरी सुन के मत लीजिए बिटकॉइन, पहले पढ़िए, उसमें रिसर्च कीजिए और उसके बाद दीजिए। धन्यवाद।